हेलो बच्चों, आई एम विक्रांत साहब। वेलकम टू माय चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं आज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल लिविंग मतलब जो सेल यूनिट ऑफ लाइफ को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं। 9 लेक्चर किए बेटा, कंप्लीट चैप्टर को 9 लेक्चर में किया है। उसकी एनसीईआरटी रीडिंग कर ली है और उसके क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे जो हमने क्वेश्चन किए थे उसका पीडीएफ हमने शेयर कर दिया है, डाल दिया है, लेकिन नोट्स अभी नहीं दिए हैं। नोट्स बेटा दे जाएंगे आपको जब क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, 1000 बच्चों तक पहुंचाओगे क्लास, तो हम आपको नोट्स देंगे। ठीक है, और वैसे नहीं हम दे देंगे, लेकिन नोट्स में थोड़ी हम सोच रहे हैं कि पूरा यूनिट कवर करके नोट्स देंगे आपको। ठीक है, तो आपको नोट्स भी मिलेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए और बच्चों तक पहुंचाइए। और नेट 2026 में जैसा कि मैंने कल आपको एक वीडियो स्टार्ट की थी, कंप्लीटली बेस्ड उसी पे पूरा साल हम लोग चलेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर का नाम है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चैप्टर का नाम डालो बेटा, कौन सा चैप्टर है हमारा? चैप्टर है हमारा चैप्टर का नाम है बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, कोश का चक्र एंड कोश का विभाजन। ओके, अब सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल हम समझते, समझो बेटा सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लिखो, थोड़ा लिखो, एक मिनट के लिए एक पॉइंट लिखो कि सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। लिखो, सेल डिवीजन is a very important process। मेरे साथ साथ लिखो, सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि इसके लिए सेल ग्रोथ के लिए, किसके लिए? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, इनकी सेल डिवीजन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म को कराने के लिए। अब समझते हैं, पहले हम फिगर से समझेंगे, फिर हम उसके पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स बनाएंगे। समझो बेटा, ये हमारी एक क्या है? सेल के कितने फेज होते हैं? सेल डिवीजन के कितने फेज हैं? तो सेल डिवीजन के फेज है हमारे 2। इंटरफेज, और सेकंड है एम फेज। इंटरफेज को हम क्या कहते हैं? इंटरफेज को हम कहते हैं प्री प्रेपरेटिव फेज। प्रेपरेटिव फेज यानी कि प्रिपरेशन हो रही है किसी चीज की, यहाँ पे प्रिपरेशन होना। और ये एम फेज है हमारा, यहाँ पे हम रिजल्ट देते हैं कि सेल साइकिल, यहाँ पे सेल साइकिल का प्रिपरेशन हो रहा है, यानी कि तैयारी हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे उसका रिजल्ट आ रहा है कि इसका यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। जैसे नीट की प्रिपरेशन में आप लोग पूरी साल तैयारी करते हैं, 1 ईयर, और उसका रिजल्ट 3 आवर में निकल के आता है। सेल डिवीजन में क्या होगा? सेल डिवीजन में
23 आवर तो यहाँ पे प्रिपरेशन चलेगी, 23 आवर प्रिपरेशन चलेगी और 1 आवर में इसका रिजल्ट बनेगा, यानी कि 1 आवर में सेल डिवीजन होगा और 23 आवर में सेल डिवीजन की प्रिपरेशन चलेगी। तो समझो सेल डिवीजन का पूरा फेज कैसे हम सेल डिवीजन को करते हैं। ये हमारा है एक सेल, ये हमारी सेल है बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें 95%, कितना 95% 95% क्या है, इंटरफेज, और 5% क्या है, ये 5% क्या है, इससे हम कहते हैं एम फेज। कितना है हमारा 5%, ये हमारा कितना है 95%, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, G1, S और G2। इनकी G1 को हम गैप बंद कहते हैं, S को सिंथेसिस फेज और G2 को गैप टू फेज कहते हैं। तो ये वाला पूरा जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं इंटरफेज, यानी कि ये हमारा हो गया G1, ये हो गया हमारा S और ये हो गया हमारा G2। ठीक है, अब सेल डिवीजन कैसे हुआ, जैसे बेटा सपोज यहाँ पे एक सेल है, ये हमारी इसकी लाइफ में बहुत ही शानदार खुशी है, हैप्पी सेल है, ये हमारी एक सेल है, थोड़ा बड़ा सेल बनाए, ये हमारी सेल है बेटा, थोड़ा हैप्पी है ये सेल, अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी है, बहुत ही खुशी सेल है। देखो कितना हैप्पी है, ये देखो, हाँ इसकी खुशी का कोई बोल नहीं है, ये क्या हमारी सेल। ठीक है, अब इससे डिवाइड होकर हमारी यहाँ पर 2 सेल बनेगी, ये सेल डिवीजन हो गया, डिवाइड होकर 2 सेल बनी, सेल डिवीजन हो गया। तो इस सेल में आधी आधी चीजें नहीं आएंगी, क्या होगा, यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया जैसे थी, तो ये रेप्लिकेट करेगा, यानी कि रेप्लिकेट करके यहाँ पे 2 माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएंगी, एक माइटोकॉन्ड्रिया इसको मिल जाएगी और एक माइटोकॉन्ड्रिया इसको मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कुछ डीएनए क्रोमोसोम्स हमारे ऑर्गेनिल है, इसके अंदर हमारा क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम भी रेप्लिकेट करके यहाँ पे आएंगे, अब ये क्रोमोसोम भी बेटा रेप्लिकेट करके यहाँ पे आएंगे, इस तरीका से क्रोमोसोम भी गए। ठीक है, तो क्रोमोसोम हाफ नहीं होती, क्रोमोसोम यहाँ पे भी 46 है, यहाँ पे भी 46 है। ठीक है, तो ये 46 क्रोमोसोम है। एक बात लिखो कि ह्यूमन बॉडी में ओनली सिर्फ गैमीट्स जो बनते हैं वही हैप्लॉइड होते हैं, बाकी सब डिप्लॉयड होता है, यानी कि हमारा ये स्किन का भी जो डीएनए है वो भी हमारा डिप्लॉयड है, यानी कि क्रोमोसोम्स यहाँ भी डिप्लॉयड है। पूरी बॉडी का यहाँ पे लिखो, नोट में लिखो, पूरी बॉडी, मेरी तरह पूरी बॉडी का
पूरी ऐसे नहीं, ऐसे देखो, ऐसे देखो, पूरी बॉडी डिप्लॉयड है, लेकिन गैमीट को छोड़कर नहीं है। कौन कौन से? मेल गैमीट, स्पर्म और फीमेल गैमीट, ओवम। कैसा है हमारा? हैप्लॉइड है। ठीक है, ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए। तो समझे सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन कितने फेज हो? इंटरफेज। इंटरफेज को हम क्या कहते हैं? प्री पेयरिंग फेज, यानी जहां पे तैयारी कर रहे हैं हम लोग, नीट की तैयारी कर रहे हैं, अभी हमारा ये इंटरफेज चल रहा है। जिस दिन नीट 2026 का हमारा एग्जाम होगा और लास्ट 3 घंटे जो हम बैठे हुए क्लासरूम में, वो हमारा एम फेज बनेगा जाके, यानी कि वो हमारा एम फेज बनेगा, वहां पे रिजल्ट देना है हमको। इंटरफेज में हम तैयारी कर रहे हैं, समझो। समझो, इंटरफेज में हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एम फेज में हमको रिजल्ट देना है, कि इंटरफेज में सेल डिवीजन का तैयारी हो रहा है, सेल डिवीजन की तैयारी हो रही है, ठीक है। और एम फेज में सेल डिवीजन हो जा रहा है। अब समझ गए। जीवन फेज में अब यहां पे क्या हुआ? प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो जीवन फेज में क्या होता है? जीवन फेज में क्या होता है? जीवन फेज में होती है प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन, और यहां पर भी होती है प्रोटीन सिंथेसिस। अभी समझ लीजिए, डिटेल में कराएंगे, ठीक है। अभी समझ लो, डिटेल में पूरा हम कराएंगे से, ठीक है। समझो, इंटरफेज को हम कहते हैं प्री पेयरिंग फेज, यानी कि हम तैयारी कर रहे हैं। एम फेज को हम कहते हैं, क्या कहते हैं एम फेज को? एम फेज को कहते हैं रिजल्ट हमको देना है, कि यहाँ पे हमारी सेल डिवीजन हो जाएगी। इंटरफेज के कितने पार्ट है? G1, S और G2। एम फेज 5% होता है और इंटरफेज 95% होता है। इतनी बात अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो चलो अब हेडिंग लगाना शुरू कर दो और मेरे साथ नोट्स बनाना कर दो शुरू। क्या कर दो? नोट्स बनाना कर दो शुरू। तो चलो नोट्स बनाते हैं, बहुत ही बेस्ट एंड बेस्ट, ठीक है। बेस्ट एंड बेस्ट नोट्स बनाते हैं। चलो, ये हमने लिख लिया। अब यहां से हम शुरू करते हैं। लिखो, सबसे पहले कलर लेते हैं हम ब्लैक, और फिर लिखाएंगे, हेडिंग डालो कितने पेज में हमारा सेल साइकिल। लिखो, सबसे पहले लिखो सेल साइकिल। सेल साइकिल हमारे कितने पेज में डिवाइड है? 2 पेज में डिवाइड है। एक को कहते हैं हम इंटरफेज, INTER, इंटरफेज, जिसे हम प्री पेयरिंग फेज भी कहते हैं। और सेकंड है हमारा एम फेज, एम फेज, जो कि हम आज स्टडी नहीं करेंगे। एम फेज की स्टडी हम करेंगे कल, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इंटरफेज तक ही पढ़ेंगे। अब इसके क्या है? इसके भी पार्ट है बेटा, इसके भी पार्ट। इंटरफेज, इंटरफेज हमारा कितना होता है? इंटरफेज के पार्ट कितने होते हैं हमारा? इंटरफेज के हमारे 3 पार्ट होते हैं। कितने? सबसे पहले G1 फेज, सेकंड हमारा S फेज, थर्ड हमारा G2 फेज। समझ तो आप गए? G2 फेज।
एम फेज हमारा दूध होती है क्या, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। सेकंड होता है हमारा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है साइटोकाइनेसिस में, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। क्या होता है यहां पे लिख लो, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। और इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस के बेटा फिर आगे 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, लिखो मेरे साथ लिखो कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके। प्रोफेज, प्रोफेज, सेकंड हमारा मेटाफेज, थर्ड हमारा एनाफेज और फोर्थ है हमारा टेलियोफेज। फोर्थ है हमारा टेलोफेज। ठीक है, अब हम इस पार्ट को तो करेंगे बेटा कल, इस पार्ट को हम करेंगे कल। ठीक है, इस पार्ट पे आएंगे हम कल। अभी हम देखेंगे, हेडिंग लगाइए G1 फेज, G1 फेज जिसे हम गैप बन भी कहते हैं। जीवन फेज जिसे हम गैप बन कहते हैं। जीवन की शुरुआत जीवन से ही होती है, तो हम फेज की भी शुरुआत जीवन फेज से ही करेंगे। ठीक है, अब लिखो ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। तो क्लास की ड्यूरेशन हम ज्यादा नहीं रखेंगे, क्लास को 25 यानी 30 मिनट की क्लास लगेगी, काफी टाइम है, आराम आराम चलेगी। ठीक है, काफी टाइम है। पेन का कलर करते हैं हम चेंज, पीला कलर थोड़ा डार्क, लिखो गैप बन यानी कि जीवन फेज को हम सबसे लॉन्गेस्ट फेज कहते हैं। LONGEST लॉन्गेस्ट फेज है ये हमारा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है बेटा सेल साइज इंक्रीज। क्या होता है, सेल साइज इंक्रीज होता है हमारा। सेल का जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है, और होता है सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन, RNA एंड PRO प्रोटीन भी यहाँ पे बनते हैं। और लिखो बेटा आगे, सेल इज माइटोटिकली डिवीजन, सेल माइटोटिकली डिवीजन, अरे सॉरी, सेल इज द माइटोटिकली एक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये हमारा जीवन फेज हो गया। इससे ज्यादा पेपर में ना आया है, ना आया था, ना आया है और ना ही आएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए सेल डिवीजन ऐसे पढ़ाएंगे। हाँ, एक बात और, इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहां से इसकी PDF उठाएंगे। मैं 10 से 15 क्वेश्चन की टॉपिक वाइज, जो आज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इंटरफेस का, इसका क्वेश्चन देंगे आपको। ठीक है, 10 से 15 सवाल देंगे, उसको आपको करनी है। ठीक है, आंसर की आपको बेटा साथ में, लेकिन ईमानदारी से करेंगे। पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर देखेंगे आंसर की में देना, आंसर की से नहीं करेंगे। ठीक है, इसके NCERT का चैप्टर कंप्लीट करेंगे तब करेंगे, और टॉप 100 क्वेश्चन भी हम इसके करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाले बेटा हमारा एस फेज, नेक्स्ट हेडिंग डाले हमारी एस फेज।
ठीक है। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में लिखेंगे डीएनए जो हमारा होता है अमाउंट उसका डबल हो जाता है, तो लिखो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, DOUBN, यानी कि डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। ठीक है। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होती है यहाँ पे SYNTHESIS, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होती है। डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, DUP, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल यहाँ पे होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया एस पे। चलो इसके साथ साथ लगे आता एन की वैल्यू भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये एक बॉक्स बनाओ, एन की वैल्यू भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखो एन वैल्यू और यहाँ पर लिखो सी वैल्यू। एन वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एन वैल्यू होता है बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सी वैल्यू क्या होता है, टोटल डीएनए कंटेंट, मतलब कि कितना डीएनए कंटेंट है। सपोज दैट ये हमारे क्रोमोसोम में कितने क्रोमोसोम है हमारे ये, 5 क्रोमोसोम। ठीक है, 5 नहीं, जैसे हो गया हमारे 4 क्रोमोसोम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देख लिए, एन की वैल्यू हमें पता करनी है, एन की वैल्यू पता करनी है और सी की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, एन की वैल्यू हमारी क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ग्रुप 1 2 3 4, तो एन की वैल्यू हमारी हो गई 4। ठीक है, सी क्या है, टोटल डीएनए कंटेंट हमारा क्या है, सी है। तो देखो डीएनए की कंटेंट कितनी है, 1 2 3 4, 4 ही है, तो टोटल डीएनए कंटेंट ही हमारा 4 ही हो गया। अब बात करेंगे हम यहाँ पे एस फेज की, बात करेंगे हम एस फेज में क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है। एस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स देखेंगे, कितने क्रोमोसोम है, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है और सी की वैल्यू कितनी है। एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सुनो एक दो क्रोमोसोम बेटा सेम है, क्रोमोसोम तो हमारे 4 ही है। अब नंबर ऑफ टोटल डीएनए कंटेंट कितना है, इसकी बहनें जुड़ गई। जब ये एफ फेज से गुजरी, अभी तक तो जब ये एफ फेज से गुजरी तो इसकी बहनें बन गई। ठीक है, तो कितनी बहनें आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बहनें आ गई, यानी कि 2 4 1 2 4 की 3 4 इसकी 8 हो गई। तो कितना हो गया हमारा, 8 हो गई।
ये चीज हमारी क्लियर है। अब तो नहीं उड़ोगी, एन और सी की वैल्यू तो नहीं उड़ेगी। ठीक है, अब लास्ट हम बात करेंगे बेटा G1 फेज की। लास्ट हम बात करेंगे G2 फेज की, जिसे हम गैप 2 भी कहते हैं। इसमें क्या होता है गैप 2 में? रेप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल, रेप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल, synthesis of protein। ठीक है, ये हमारा हो गया G2 फेज। अब हम लास्ट एक फेज हमारा और रह गया जिसे हम कहते हैं G0 फेज, यानी क्रूशिएंट फेज। तो उस फेज को भी हम देख ही लेते हैं। लास्ट फेज हमारा G0 फेज, G0 फेज। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रेस्टिंग फेज, RESTING, रेस्टिंग फेज। ठीक है, जिसका एक नाम और होता है जिसे हम कहते हैं क्रूशिएंट फेज, QUIES, क्रूशिएंट फेज। इसमें क्या होता है, इसमें नोट डालो और जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे लिख लो बस, और ज्यादा इसमें कुछ आपको नहीं करनी। लिखो, आगे डिवाइड ना होने वाली सेल, लिखो आगे डिवाइड ना होने वाली सेल G1 फेज से एग्जिट हो जाती है, G1 फेज से एग्जिट हो जाती है। ठीक है, आगे डिवाइड ना होने वाली G1 फेज से आगे डिवाइड ना होने वाली सेल G1 फेज से एग्जिट हो जाती हैं और एक इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है, और एक इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है। ठीक है, जिसे क्रूशिएंट स्टेज कहते हैं, जिसे क्रूशिएंट स्टेज कहते हैं, STAGE स्टेज कहते हैं। ठीक है, G0 की सेल माइक्रोस्कोपिकली एक्टिव होती है। ठीक है, अब चलिए, अब ये कब खुलती है बेटा? इनका काम वैसे नहीं होता है कुछ, इसकी सेल एक्टिवली होती है, इनका डिवीजन ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता अनुसार होता है। जब ऑर्गेनिज्म को ज्यादा आवश्यकता है तब ये डिवाइड करती है। तो ये चैप्टर को मतलब इस लेक्चर को करते हैं हम यही। कल देखेंगे बेटा हम एमपेग, ये हमारा पेज पूरा हो गया। एमपेग इस चैप्टर को 4 भाग में 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसके लेक्चर आपको 4 मिलेंगे। 4 इसके थ्योरी के लेक्चर होंगे, एक लेक्चर का इसका एनसीईआरटी का रीडिंग के होगा, और एक लेक्चर इसका 100 MCQ क्वेश्चन का होगा। तो हमारा 6 लेक्चर में चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़ाई करते रहें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इसका जो मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा, इसका लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और आप लिख भी लीजिए t.me/विक्रांत शाक्य बायोलॉजी। इसको बेटा ज्वाइन कर लो। इसमें आपको इस क्लास के 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे नीट क्विज, जो कि टॉपिक वाइज होंगे विद आंसर की के साथ।
तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।